नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आ गए हम एक नया वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इस वीडियो में हम उत्सर्जन के विभिन्न अंगों के बारे में बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है बच्चों? उत्सर्जन हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की व्यवस्था। बच्चों, आपको पता है कि हमारे शरीर में विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ जन्म लेते हैं और उन्हें जो बाहर निकालने की व्यवस्था है उसे उत्सर्जन कहा जाता है। और तो उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट, मल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सम्मिलित हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालने हेतु जो तंत्र कार्य करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो बच्चों, जो अपशिष्ट पदार्थ बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट, मल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सम्मिलित हैं, किंतु नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालने हेतु जो तंत्र कार्य करता है उसे ही उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अन्य अंग केवल उत्सर्जन का कार्य करते हैं, लेकिन वे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार। नाइट्रोजनी अपशिष्ट के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्ग की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जलीय जीवों में अधिक होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है बच्चों कि जो जलीय जीव है उनमें अमोनिया उत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है इसका कारण अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसका कारण है इनमें क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन करने हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण जलीय जीवों में अमोनिया उत्सर्ग की प्रक्रिया पाई जाती है। नंबर 2 पर है यूरिया उत्सर्जन की प्रक्रिया यूरिक उत्सर्ग कहलाती है, और जिन जीवों में यह पाई जाती है उन्हें यूरिया उत्सर्जी कहते हैं। बच्चों, जो मनुष्य है वह एक प्रकार का यूरिया उत्सर्जी जीव है, क्योंकि मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है मूत्र द्वारा। स्तनधारी जीवों में तथा कुछ मछलियों में भी यह व्यवस्था होती है। नंबर 3 पर है यूरिक अम्ल पक्षियों, कीटों, सरीसृपों में पाया जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा जो पक्षी हैं वे पेस्ट के रूप में उत्सर्जन करते हैं। उसका कारण क्या है? उनमें यूरिक अम्ल उत्सर्जन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरिक उत्सर्जी कहलाते हैं। इसके पश्चात हम उत्सर्जन तंत्र का चित्र देखते हैं बच्चों, ताकि हमें जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे दाएं और बाएं 2 वृक्क हैं। ये वृक्क कार्य करते हैं मूत्र निर्माण का, और वृक्क द्वारा जब मूत्र निर्माण कर दिया जाता है तो यहाँ से आपको एक मूत्रवाहिनी दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र है वो मूत्राशय में लाया जाता है। ये मूत्राशय दिखाई दे रहा होगा आपको, मूत्राशय में लाया जाता है। मूत्राशय के पश्चात मूत्र मार्ग द्वारा यह मूत्र बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो बच्चों, इसे हम और अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे वृक्क के बारे में कि वृक्क क्या है, वृक्क की संरचना किस प्रकार होती है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं बच्चों, आपको पता है, दायां और बायां वृक्क। यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह शरीर के करीब 75 से 80% तरल अपशिष्ट को बाहर निकालता है। बच्चों, 75 से 80% ही क्यों निकालता है? इससे अधिक क्यों नहीं निकालता? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। साथ ही शरीर में प्रवाहित समस्त रसों का नियंत्रण करता है। यह सेम के दानों की तरह होता है। सेम के दाने बच्चों, जिस प्रकार यह उत्सर्जन जो वृक्क हैं वे सेम के दाने के आकार के होते हैं। तो सेम का दाना इस प्रकार होता है, और इसी प्रकार ही हमारे दोनों वृक्क होते हैं। यह उदर गुहा में पीठ की और अमाशय के नीचे कशेरुक दंड
के दाएं व बाएं भाग में होते हैं। कशेरुकदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों पीछे की ओर हमारे, उसके दाएं व बाएं भाग में 2 वृक्क होते हैं। वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच होती है। ये बच्चों ये जो खांच के बारे में बात आई है कि यह खांच होती है जो हाइलम कहलाती है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यतः पूछ लिया जाता है कि वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हाइलम कहते हैं। बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना होगा, उसे हाइलम कहते हैं। और हाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? जो मूत्र नलिका, तंत्रिका, रक्त वाहिनियाँ हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती हैं। ये बात भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी बच्चों, आपको इम्पोर्टेंट करनी है कि मूत्र नलिका, तंत्रिका, रक्त वाहिनियाँ हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं, बाहरी वलकुट तथा भीतरी मध्यांश। प्रत्येक वृक्क इकाई कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। तो बच्चों नेफ्रॉन की यह जो संरचना है यह हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो बच्चों ये है, आप देख पा रहे होंगे, ये है मानव वृक्क की संरचना। वृक्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो धमनी जिस जिस वाहिनी द्वारा वृक्क में गंदा रक्त लाया जाता है वह है वृक्कीय धमनी, और जिसके द्वारा शुद्ध रक्त बाहर निकाला जाता है वह है वृक्कीय शिरा। और ये मैंने आपको बताया था हाइलम के बारे में कि है एक भीतरी सतह पर एक खांच होती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ये जो वाली खांच आपको दिखाई दे रही होगी इतनी बड़ी, यहाँ से यहाँ तक, यह क्या है? हाइलम है। और जो विभिन्न वृक्कीय धमनी है, वृक्कीय शिरा है, और जो विभिन्न वाहिनियाँ हैं वो यहीं से वृक्क के अंदर प्रवेश लेती हैं। और जब मूत्र का निर्माण वृक्क में पूरा कर लिया जाता है तो मूत्र वाहिनी द्वारा उसे मूत्राशय तक पहुंचा दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं वृक्क के भाग। तो बच्चों जो वोमेन संपुट है, वृक्क में नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का एक थैला होता है। वोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस एक गुच्छा है जो वोमेन संपुट, देखिए बच्चों कि जो वोमेन संपुट है वो इस प्रकार होता है, और जो ग्लोमेरुलस है वो इसमें इस प्रकार गुच्छे के तौर पर होता है, जिसमें इसमें क्या कार्य किया जाता है? निस्पंदन का कार्य किया जाता है ग्लोमेरुलस द्वारा। बच्चों आपको एग्ज़ाम तक मुख्य रूप से ग्लोमेरुलस को याद रखना होगा, दिमाग में डाल लीजिए ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का एक शिरा वोमेन संपुट अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है। तो बच्चों जो ग्लोमेरुलस है वो इस प्रकार होता है, मैंने आपको बताया एक गुच्छे के आकार का होता है, आप ऐसे गुच्छा बना सकते हैं। इसका एक शिरा इस प्रकार होता है, एक सिरा गंदा रक्त अंदर लेकर आता है। गंदा रक्त अंदर लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है वृक्कीय धमनी द्वारा, धमनी से जुड़ा होता है, तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को बाहर ले जाता है। इसके पश्चात जो स्वच्छ रक्त है, जो हिस्सा वो ग्लोमेरुलस का स्वच्छ रक्त को बाहर लेकर जाता है वह किससे जुड़ा होता है? वृक्क शिरा से जुड़ा हुआ होता है। बच्चों ये भी आपको चीज़ याद रखनी है कि वृक्क शिरा और वृक्क धमनी में क्या अंतर है। वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त को अंदर लेकर आती है और वृक्क शिरा शुद्ध रक्त को बाहर लेकर जाती है। इसके पश्चात वृक्क नलिका, यह वोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। तो बच्चों वोमेन संपुट के पश्चात वृक्क नलिका का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर वोमेन संपुट का कार्य समाप्त होता है वहीं से वृक्क नलिका कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा हुआ होता है। यह मूत्र एकत्र करने वाली नलिका क्या कहलाती है? यह कहलाती है संग्रह नलिका। संग्रह नलिका। बच्चों ये भी आपको याद रखना होगा, संग्रह नलिका। इसके बारे में मैं आपको जब इसकी संरचना कराऊंगा अब थोड़ी देर बाद, तो आप वीडियो में बने रहें।
इसके प्रथम भाग को समीपस्थ कुंडली नलिका कहा जाता है। मध्य भाग में यह नलिका हेयर पिन नुमा कुंडली हेनले लूप का निर्माण करती है। यह है हेनले लूप। बच्चों, जो हेनले लूप है इसका भी विशेष प्रश्न आता है एग्जाम में। हेनले लूप क्या है? तो हेनले लूप जो वृक्क नलिका है उसका बीच वाला भाग हेनले लूप है। इस नलिका के अंतिम भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। मूत्राशय, यह एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है। मूत्राशय बच्चों एक थैलीनुमा संरचना है क्योंकि इसमें मूत्र एकत्र होता है। तो मूत्र एकत्र किस में होगा? थैले में होता है। जैसे कोई भी द्रव्य है हम एकत्र करते हैं, या तो वो किसी बर्तन में किया जाता है और उसका एक निश्चित आयतन होता है। उसी प्रकार मूत्राशय का भी निश्चित आयतन होता है और ये थैलीनुमा संरचना है जो वृक्क से आने वाले मूत्र का भंडारण करता है। मूत्राशय का प्रमुख कार्य क्या है? मूत्र का भंडारण। यह नाशपाती के आकार का होता है। मूत्राशय मूत्रण में मदद करता है तथा 400 से 600 ml मूत्र वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। इसके पश्चात मूत्र वाहिनी। वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य जिस नलिका द्वारा संपन्न किया जाता है उसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, मूत्रवाहिनी मूत्र का वहन करने वाली नलिका। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है और मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में मूत्र को पहुंचाया जाता है। यह नलिका चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है तथा वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मूत्रमार्ग, यह एक नलीनुमा संरचना है। यह एक नली के जो आकार की संरचना है और जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहरी भाग तक परिवहन करती है। मूत्राशय में मूत्र एकत्र होने के पश्चात मूत्र मार्ग द्वारा उसका उत्सर्जन किया जाता है। पुरुषों में यह मार्ग लिंग से जुड़ा होता है तथा स्त्रियों में योनि द्वार के ठीक ऊपर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। एग्जाम में मूत्र निर्माण मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके चरण आते हैं बच्चों एग्जाम में कि मूत्र निर्माण के चरण बताइए। तो मूत्र निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है: निष्पंदन, पुनः अवशोषण तथा स्त्रवण। सबसे पहला चरण है निष्पंदन। वृक्क धमनी द्वारा अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त ग्लोमेरुलस में आता है। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियां नेफ्रॉन में वोमेन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि वोमेन संपुट में एक गुच्छा पाया जाता है। उस गुच्छे को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि उस गुच्छे को क्या कहा जाता है। यहाँ रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। जो निस्पंदन है वो वोमेन संपुट में इस प्रकार वोमेन संपुट होता है। जो आगे वाला भाग होता है नेफ्रॉन का, उसमें निस्पंदन कार्य पूर्ण कर लिया जाता है। यहाँ रक्त में से ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निस्पंदित होकर वोमेन संपुट में एकत्र हो जाते हैं। यह निस्पंदन फिर वृक्क नलिका से गुजरता है। निस्पंदन का कार्य वोमेन संपुट में पूरा हो चुका है। अब है पुनः अवशोषण। वृक्क नलिका द्वारा बचे हुए तत्वों का 99% अवशोषित कर लिया जाता है। शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में भेज दिया जाता है तथा अशुद्ध रक्त को आगे निष्कासित किया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो शुद्ध रक्त है उसे किसके द्वारा भेजा जाता है? वृक्क शिरा द्वारा। वृक्क शिरा द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर में भेजा जाता है। जो अशुद्ध तरल तत्व बच गए हैं उन्हें आगे निष्कासित किया जाता है। यह अशुद्ध तरल तत्व मिलकर मूत्र निर्माण करते हैं। अब तीसरा चरण है स्त्रवण। मूत्र का निर्माण हो चुका है, अब इसका स्त्रवण करना है। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र को मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में भेजा जाता है। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना है। जैसे जैसे मूत्र एकत्रित होता जाता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता जाता है, किंतु एक निश्चित सीमा पर यह रुक जाता है। पर्याप्त मूत्र जमा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा एक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। कि बच्चों आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब भी हमें पेशाब करने के लिए जाना होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि मूत्राशय भर चुका होता है और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है हमारा, उसके द्वारा मूत्राशय को एक सिग्नल भेजा जाता है जिसके पश्चात हम मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। यह संदेश मूत्राशय की पेशीय संकुचन करता है तथा मूत्राशय से
अवरोधनी में शीतलन पैदा करता है, इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार मूत्रण का कार्य पूरा किया जाता है। तो बच्चों, ये थी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अब इसको मैं आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए आपको चित्र के माध्यम से समझाया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। कैसा लगा वीडियो बच्चों? आपका सहयोग हमें एक हौसला देता है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स।